ठीक है, ओके. So a very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to Devashish Law Classes. Welcome you all to the next lecture of the भारतीय न्याय संहिता. जैसे कि कल के सेशन में हमने जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट किया था एंड वी डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ इंसैनिटी. हमने इंसैनिटी तक कल डिस्कस कर लिया था. वी हैव डिस्कस्ड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और साथ में हमने वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की भी बात कर ली थी कल की क्लास में. आज कोई बात नहीं आफरीन जी. सो वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर. आज कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ जनरल एक्सेप्शंस को समझेंगे और बहुत ही सिंपल है बट तरीके से हम उसको पढ़ेंगे और याद करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी. तो अगला जो टॉपिक है जनरल एक्सेप्शंस का वो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्ट डन बाय कंसेंट. एक्ट डन बाय कंसेंट. एक्ट डन बाय कंसेंट. एक्ट डन बाय कंसेंट ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 25 से लेकर 29 तक. 25 से लेकर 29 तक ये जो सेक्शंस हैं ये एक्ट डन बाय कंसेंट के नाम से जाने जाते हैं और इसको हम पूरा डिटेल में एक एक प्रोविजन को करके समझेंगे. ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले जो प्रोविजन हम समझने वाले हैं दैट इज सेक्शन नंबर 30. सेक्शन नंबर 30 को सबसे पहले समझेंगे. नहीं 30 को नहीं सर, 28 को. कंसेंट जो पुराने में 90 था. तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां से 25 से जो सेक्शंस हैं आपके, ये जो 25 से सेक्शंस हैं ये सारे जो हैं ये आपके कंसेंट पे हैं. कुछ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया पे हैं बट मेजरली एक्ट डन बाय कंसेंट के चैप्टर में सेक्शन 25 से 29 तक के सेक्शंस आते हैं. ठीक है, तो जैसे 25 है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, ये है 25. 26 कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट. एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड पर्सन अनसाउंड माइंड और बाकी अनेबल टू गिव कंसेंट. और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है, हम शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 28 क्योंकि सेक्शन नंबर 28 बताता है कि कंसेंट क्या होगी. ठीक है, देखो यार कंसेंट जो है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेसेट होता है क्रिमिनल लॉ में एंड कंसेंट से बहुत चीजें होती है. जैसे आप देखोगे तो अगर कंसेंट से किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंसेंट मिसिंग है तो वही सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो रेप एक ऑफेंस में बन जाता है. तो कंसेंट जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रिमिनल लॉ में. अब सबसे पहले हम कंसेंट समझेंगे और उसके बाद 25 से 29 के जो प्रोविजन डन बाय कंसेंट पे बेस्ड है उनको हम समझेंगे. देखिए कंसेंट की जहां जो डेफिनेशन दी हुई है वो एक नेगेटिव डेफिनेशन दी हुई है. वो ये समझाना चाहते हैं कि क्या कंसेंट होगी. तो एक वैलिड कंसेंट वो कंसेंट होगी, सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो एक वैलिड कंसेंट वो कंसेंट होगी जो फियर ऑफ इंजरी, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, अनसाउंड इंटॉक्सिकेटेड या चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स के द्वारा नहीं दी गई है, उसको वैलिड कंसेंट माना जाएगा. ठीक है, तो जैसे आप फ्री कंसेंट पढ़ते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वैसे यहां पे कंसेंट की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से दी हुई है सेक्शन नंबर 28 में. अरे यार, सेक्शन नंबर 28 में कंसेंट की डेफिनेशन जो है, सेक्शन नंबर 28 में कंसेंट की डेफिनेशन ये दी हुई है कि भाई हर एक चीज को फ्री कंसेंट कहा जाएगा. फ्री कंसेंट कहा जाएगा व्हेन, फ्री कंसेंट कहा जाएगा व्हेन इट इज कॉज्ड, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय. तो कंसेंट को फ्री माना जाएगा या कंसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा, कंसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा जबकि किसी की कंसेंट जो है दैट इज नॉट कॉज्ड बाय, नॉट कॉज्ड बाय. क्या क्या, पहला है नॉट कॉज्ड बाय फियर ऑफ इंजरी. पहला है फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ इंजरी, इंजरी. दूसरा है एनी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, एनी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट. तीसरा है एनी कंसेंट गिवन बाय एन अनसाउंड पर्सन, एनी कंसेंट गिवन बाय अनसाउंड पर्सन. चौथा है एनी पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड एंड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट. सेम चीज है दोनों में. और फिफ्थ कहता है बाय अ चाइल्ड बिलो
12 ईयर्स ऑफ एज, बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। ये जो 12 ईयर्स है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि कंसेंट क्या होती है। तो अगर कंसेंट की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट as is intended by any of the sections of this Samhita if the consent is given by a person under the fear of injury or under a misconception or fact, or if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in the consequence of such fear or misconception. दूसरा है if the consent is given under the unsoundness of mind or intoxication, unable to understand the nature and consequence of which he is giving the consent, unless the contrary appears if the consent is given by a person under 12 years of age. तो ये चार एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर की कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, इसमें एक केस आपको याद रखना है जिसको हम स्नेक चार्मर्स केस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है कंसेंट के लिए बीएनएसएस के अंदर, जिसको हम स्नेक चार्मर्स केस बोलते हैं। क्या नाम है केस का? PONNAI पोनाई फतेमा वर्सेस एम्परर। इस केस को अपन कहते हैं स्नेक चार्मर्स केस। क्या बोलते हैं? स्नेक चार्मर्स केस। स्नेक चार्मर्स केस। अब इसमें हुआ कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल फैक्ट्स है, बहुत ही सिंपल फैक्ट्स है कि भाई एक स्नेक चार्मर था जो जिसके पास सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, ठीक है, और स्नेक्स का खेल दिखाता है या बीन बजा के उनका कोई भी डिस्प्ले करता है, उसको स्नेक चार्मर कहते हैं। स्नेक चार्मर साहब क्या होता है, वो एक गांव में होते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसी दवा बनाई है कि अगर हमारा सांप आपको काट लेगा और उसके बाद मैं आपको वो दवा दूंगा तो आपको सांप का जो जहर है, जो पॉइजन है, जो वेनम है, वो चढ़ेगा नहीं और किसी को कुछ नहीं होगा। तो ऐसा वो प्रोक्लेम करता है। अब एक व्यक्ति उसकी बात मानकर उसी के स्नेक से अपने आप को बाइट करवा लेता है और उसके बाद स्नेक चार्मर दवा देता है और दवा असर नहीं करती और वो व्यक्ति मर जाता है। तो यहां पे लॉ कहता है कि यहां पे जो कंसेंट थी वो इसका कंसेंट का डिफेंस लेता है कि भाई ये जो एक्ट हुआ है ये कंसेंट से हुआ है, तो जब कंसेंट से एक्ट हुआ है तो मेरी लाइबिलिटी नहीं मिलेंगी आगे के सेक्शंस में जो 25 से 29 तक हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन लॉ कहता है कि यहां पे जो कंसेंट थी वो एक मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट थी, वो सामने वाले को लगा बट तुम्हें भी पता था कि इससे नहीं हो पाएगा, और वो एक वेनमस एनिमल होता है स्नेक, और अगर रेप्टाइल होता है जो भी आप बोलो, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि उसकी जहर को आप इस तरीके से खत्म कर सकें। तो यहां पे जो कंसेंट दी गई थी वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पे थी, जिसकी वजह से उस स्नेक चार्मर की गलती को अपहेल्ड किया गया और उसको पनिश किया गया। ठीक है, तो यहां पे इट वाज हेल्ड दैट द अक्यूज्ड कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द कंसेंट, अ पर्सन कंसेंटिंग अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट arising out a misrepresentation of a fact or fraud practiced on him cannot be said to have consented। तो ये लॉजिक दिया गया था इस केस में। तो ये केस आपको कंसेंट के लिए याद रखना है। तो कंसेंट आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया सेक्शन नंबर 28 में। अगर आप जनरल एक्सेप्शंस की बात करेंगे, आगे के प्रोविजंस की, किसी भी सेक्शन में अगर आप कंसेंट की बात करेंगे अंडर दिस संहिता, तो कंसेंट मींस वो फियर ऑफ इंजरी, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, अनसाउंडनेस, इंटॉक्सिकेशन, अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दैट, एंड एनी पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 12 इयर्स के द्वारा दी गई कंसेंट को वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता है। ये जो 12 इयर्स है ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। दैट ब्रिंग्स अस टू अवर फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 25। तो 28 में आपको कंसेंट समझ में आए। अब कंसेंट के आधार पे हम पहला सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि है सेक्शन नंबर 25। अब सेक्शन नंबर 25 देखिए, सेक्शन नंबर 25 पहले हम ऐसे ही समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बेयर एक्ट से भी पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज। सेक्शन नंबर 25 बेसिकली वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया से डील करता है। किससे डील करता है? वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब होता है ही हु कंसेंट्स कैन नॉट कंप्लेन। अगर वर्बैटिम हम समझे VNFI, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इस मैक्सिम का मतलब होता है वन हु कंसेंट्स कैन नॉट कंप्लेन। मतलब अगर आपने कंसेंट किया है तो आप उसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते, दैट इज VNFI। तो VNFI ये जो प्रोविजन है ये जनरली ये कहता है कि अगर आपने किसी को भी कंसेंट से, अगर आपने किसी को भी कंसेंट से हार्म कॉज किया है, कंसेंट से हार्म कॉज किया है, नॉट विद द नॉलेज और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट, नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट,
डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो ऐसी परिस्थिति में, और जो जिसने कंसेंट दी थी दैट पर्सन वॉज 18 ईयर्स एंड अबव, 18 ईयर्स अबव व्यक्ति था जिसने कंसेंट दी थी। तो ऐसी परिस्थिति में नथिंग इज एन ऑफेंस दैट हैज बीन डन हियर। जनरली आप देखोगे तो गेम्स में, स्पोर्ट्स में, आप रेसलिंग की बात करते हो, इन सब चीजों पे ये सेक्शन नंबर 25 लगता है। एक बार 25 को पढ़ते हैं कि क्या कहता है तो आपको और समझ में आएगा, और इसका इलस्ट्रेशन भी यहीं पे दिया हुआ है 25 का, जो आपको समझ में आ जाएगा। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस। देखो, आप इस पूरे चैप्टर में एक बात याद रखना कि कोई भी प्रोविजन इंटेंशनल कॉजिंग डेथ या ग्रीवियस हर्ट पे नहीं लगता है। अगर आपने जानबूझ के, अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन इसका बताऊंगा, अगर आपने जानबूझ के इंटेंशनली किसी की भी डेथ कॉज की है या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है तो उस पे इस पूरे चैप्टर के कोई भी एक्सेप्शंस नहीं लगते हैं। अगर आपकी इंटेंशन थी, मैं आपको एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल दूंगा इसके जस्ट बाद, तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन और इंटेंशनली कॉजिंग डेथ। चलो मैं अभी दे देता हूं वरना आपको चिंता होगी। सुनिएगा ये एग्जांपल जरा ध्यान से। अ फादर इन गुड फेथ, a father in good faith kills his own daughter. Father in good faith kills his own daughter from falling into the hands of dacoits. It was held that no immunity can be given to the father since the act was intentional. ध्यान से समझना, एक घर था, वहां पे एक पिताजी थे, उनकी एक बेटी थी, वहां पे डाकू आ रहे थे। तो ऐसा प्रिजम्पशन था और अगल बगल से सब आवाजें आ रही थी कि वो जो डाकू थे वो लड़कियों को उठा के ले जा रहे थे, एंड देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि वो कुछ उनके साथ गलत करते या उनको मारते या उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस करते। तो ये सारी चीजें हो रही थी और बहुत सारे डाकू थे वो गांव में घुस चुके थे और वो सारी लड़कियों को ले जा रहे थे ढूंढ ढूंढ के, और इस तरह की सिचुएशन थी। अब फादर साहब ने सोचा कि अगर मेरी बेटी को ये डेकॉइट्स किडनैप करके ले गए तो ऐसी परिस्थिति में वो उसके साथ कुछ बहुत गलत करेंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं इसको मार देता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने इंटेंशनली डेथ कॉज की। भले ही उस लड़की ने कंसेंट दिया हो कि हाँ पिताजी मुझे मार दीजिए, क्योंकि अगर वो मुझे ले गए तो मेरा शायद बहुत बुरा हश्र होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उस लड़की ने कंसेंट भी दी है लेकिन आपने इंटेंशनली डेथ कॉज किया है, तो आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर किसी भी प्रोविजन में बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी भी प्रोविजन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब क्या कहता है देखिएगा, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो इसका मतलब इंटेंशन भी चाहिए या फिर नॉलेज, नॉट इंटेंडिंग और नॉट नोइंग, मतलब नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए आपकी और इंटेंशन भी नहीं होनी चाहिए कि यू आर ट्राइंग टू कॉज डेथ। is an offense by reason of any harm which may cause or intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which he may know the doer to likely to cause any such person who has consented to take the risk. पढ़ो क्या कहता है। A and Z agree to fence each other, एक दूसरे को बांधने का अग्री करते हैं for amusement, ठीक है। The agreement implies the consent of each other to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play, मतलब कोई चीटिंग नहीं करेगा तो। And if A while playing fairly hurts Z, A has committed no offense. A has committed no offense. यहां पे एक और चीज आती है, मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन बताता हूं तो आपको चीज बेहतर तरीके से क्लियर होगी। ये बेसिकली जो है वो लगता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम रेसलिंग की बात करते हैं उस पे लगता है, रेसलिंग की बात करते हैं उस पे लगता है, उसके बाद कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो जिम वगैरह में वहां पे लगता है। इन सब चीजों पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया लगता है, ठीक है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, और इसी सेक्शन में लगता है, ठीक है। इसका एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जिससे आप इस प्रोविजन को कोई बात नहीं श्रुति जी ध्यान रखिए, तबियत खराब थी तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो क्लास, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हेल्थ पहले, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, सो प्लीज एवरीबडी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस 25 को समझने में एक और केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आर वर्सेस ब्रैडशॉ। आर वर्सेस ब्रैडशॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके जो फैक्ट्स हैं वो बहुत सिंपल है
और ये आपको सेक्शन नंबर 25 को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। देखिए क्या होता है आर वर्सेस ब्रैडशॉ के केस में कि दो बच्चे होते हैं जो फुटबॉल खेल रहे होते हैं। दो बच्चे का मतलब आप मान लो एक टीम है पूरी जो फुटबॉल खेल रहे हैं, दो टीम्स हैं, 5-5 6-6 लोगों की बच्चे हैं जो मिलके फुटबॉल खेल रहे हैं। अब वो बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और अचानक से क्या बॉल आती है, फुटबॉल में किक पड़ती है, आप देखते हैं। अब क्या होता है एक बच्चा किक मारता है और किक इस तरीके से मारता है और उसकी किक मिस हो जाती है और मिस होकर दूसरे बच्चे के पेट में लग जाती है और उस बच्चे की डेथ हो जाती है। नाउ यहां पे आप समझिएगा डेथ कॉज हो गई है। यहां पे डेथ कॉज होने पे प्रॉब्लम नहीं है। लॉ कहता है कि आपकी इंटेंशन या नॉलेज नहीं होनी चाहिए टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो इस केस में उस बच्चे को डिफेंस मिला था और कोर्ट ने इस बात को बोला था दैट इफ अ मैन इज प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द गेम एंड नॉट गोइंग बियॉन्ड इट, it may be reasonable to interfere that he is not acquitted by any malicious motive or intention and that he is not acting in a manner which he knows will be likely to be productive of death or injury। क्योंकि आप देखो इंटेंशन तो आप समझ गए थे लेकिन आपको नॉलेज भी समझना था। लॉ कहता है कि अगर आप नियम से खेल रहे हो, अगर आप फुटबॉल बिल्कुल तरीके से खेल रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग एनी फाउल प्ले, तो आपको इस बात की नॉलेज भी नहीं है कि आपका एक्ट जो है वो किसी की डेथ कॉज कर सकता है। तो अगर आपको इंटेंशन और नॉलेज दोनों नहीं है कि आप किसी की डेथ कॉज करो या आप उसका ग्रीवियस हर्ट करो, उसके अलावा अगर आप कोई भी हार्म करते हो, देखो रिजल्ट डेथ हो सकता है, रिजल्ट डेथ हो सकता है, आप इससे कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं आपको बारी बारी समझा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कंसेंट किया फॉर एनी हार्म और आपकी इंटेंशन या नॉलेज नहीं थी टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट ऑफ अ पर्सन अबव 18 ईयर्स, भले डेथ कॉज हो जाए, भले डेथ कॉज हो जाए, दैट इज ओके। देखो जैसे क्रिकेट में कोई खेल रहा है, ठीक है, और अचानक से उसने ऐसा कैच लेने का कोशिश किया, किसी ने सिक्स मारा और उसने कैच लेने की कोशिश किया और वो गिर गया, उसके फ्रैक्चर हो गया। अगर उसके फ्रैक्चर हो गया या मान लीजिए डेथ भी कॉज हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में सामने वाले ने, जो बैट्समैन है, उसने इंटेंड नहीं किया था, ना उसकी नॉलेज थी कि ऐसे एक्ट से किसी की डेथ कॉज हो जाएगी। तो लॉ कहता है आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होनी चाहिए टू कॉज डेथ, और दूसरी बात आपने जो है वो 18+ विद कंसेंट किया है, तो आप प्रोटेक्टेड है। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 25। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 26। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 26। जरा देखिएगा सेक्शन नंबर 26। मैं आपको भी 1 मिनट का समय दूंगा, आप लोग फोटो खींच लेना इस पूरे चार्ट की, पहले एक बार लिख लेना दो। सेक्शन नंबर 26 भी सेम चीज कहता है। 26 क्या कहता है देखिएगा जरा, कि अगर आपने कंसेंट से नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटेंशनल कॉजिंग डेथ, इंटेंशनल कॉजिंग डेथ, इंटेंशनल कॉजिंग डेथ पे कोई भी चीज नहीं लगती है, तो इसको तो आप ही छोड़ ही दीजिए। कंसेंट से नॉट इंटेंशनल कॉजिंग डेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन इन गुड फेथ, इन गुड फेथ आपने अगर कुछ भी किया है तो लॉ कहता है कि आप प्रोटेक्टेड है। इसका जो एग्जाम्पल है और जो पर्सन है, ये डॉक्टर्स और सर्जन्स पे लगता है। डॉक्टर्स या सर्जन्स का ये एग्जाम्पल होता है कि वो अगर किसी भी व्यक्ति के कंसेंट के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं, व्हेन दे डोंट इंटेंड टू कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन, उसके बेनिफिट के लिए एंड इन गुड फेथ, और उसके बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो द लॉ सेज कि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। डेथ या कुछ भी होता है उसके साथ, तो द लॉ सेज दैट द पर्सन इज नॉट लायबल। इसका इलस्ट्रेशन सेम है जो यहां पे दिया हुआ है, जरा देखिएगा एक बार। 26, नथिंग इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडिंग बाय द डूअर टू कॉज, नोइंग likely to cause any person for whose benefit done in good faith who has given a consent whether express or implied to suffer the harm. A surgeon knowing that a particular operation is likely to cause death of Z who suffers under painful complaint but not intending to cause Z। देखो यहां पे दो चीजों में फर्क है। यहां पे इसीलिए यहां पे लिखा है इंटेंशन टू कॉज डेथ, यहां पे नॉलेज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? कि आप ये तो लग सकता है कि आपके एक्ट से किसी की डेथ हो सकती है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ Z's benefit perform that operation with Z's consent, A has committed no offense। सिंपल बात है,
जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो सारे इसी सेक्शन में आते हैं कि अगर किसी का पेन रिलीज करने के लिए, ठीक है, एक केस भी था जिसमें क्या होता है कि अ सर्जन परफॉर्म्ड अ प्लास्टिक सर्जरी ऑन द पेशेंट टू रिमूव द डिफेक्ट इन नोज, उसकी नोज पे प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे थे, द पेशेंट डाइड ड्यूरिंग द सर्जरी। ठीक है, अब ये सब प्लास्टिक सर्जरी चलो ठीक है मैंडेटरी, जिसको जरूरी लगे कराए भाई, अपने को क्या करना है, बट पॉइंट इज कि इसकी डेथ हो जाती है। तो हियर ए विल नॉट बी लायबल फॉर द पेशेंट डेथ अनलेस आप ये नहीं दिखा देते हो कि उसने ग्रॉस नेग्लिजेंस की थी। ग्रॉस नेग्लिजेंस चेक करने के लिए गुड फेथ है। गुड फेथ का क्या मतलब होता है? ड्यू केयर एंड कॉशन। तो अगर आपके पास ड्यू केयर एंड कॉशन थी एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, तो फिर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है सेक्शन नंबर 26 में। और 26 के साथ ही एक और सेक्शन जो है वो पढ़ा जाता है, 26 के साथ में ही एक सेक्शन और पढ़ा जाता है जो कि है सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 जो है, इसीलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ये वाले जितने सेक्शंस हैं इनको आप बस इस चार्ट से याद रखिएगा, क्योंकि बैराक में बार बार वो कंफ्यूज करते हैं, और मैं जिस तरीके से लिख रहा हूं उस तरीके से आप इसको याद करिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 26 के साथ आता है सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 भी यही बात कहता है, बट ये कहता है विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट इन गुड फेथ, इन गुड फेथ, इन गुड फेथ for the benefit of that person, for the benefit of that person who is unable to give the consent, who is unable to give consent, unable to give consent, ठीक है। और not intentional causing death, तो not intentional causing death तो सब जगह है, सब जगह कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म है सारे प्रोविजंस में, तो वो तो आपको क्लियर। ये बात करता है कि मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हुआ और रोड एक्सीडेंट में वो व्यक्ति बेहोश पड़ा है एंड ही इज नॉट इन अ सिचुएशन टू गिव कंसेंट, और वो तो कंसेंट नहीं दे सकता और उसके फैमिली मेंबर्स को भी इमीडिएटली नहीं बुलाया जा सकता। जितनी देर में उनको ट्रेस किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तब तक शायद वो व्यक्ति मर जाएगा या उसका जो जहर है ज्यादा बॉडी में फैल सकता है। मान लीजिए अभी उसको ट्रीट करके निकाल दिया गया, अगर हमने इसको वेट किया तो इसका पूरा हाथ काटना पड़ सकता है। इस तरह की सिचुएशंस में लॉ आपको फ्रीडम देता है सेक्शन नंबर 30 के अंदर कि आप सेम चीजें कर रहे हो, सब कुछ सेम कर रहे हो जो आप 26 में कर रहे थे, बस यहां पे आपके पास कंसेंट लेने का टाइम नहीं है या कंसेंट लेने का ऑप्शन नहीं है। देखो सेक्शन नंबर 30 क्या कहता है, सेम चीज कहेगा। देखना सेक्शन नंबर 30 और इनकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सेम है। सेक्शन नंबर 30, नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which may cause to a person for whose benefit it is done in good faith even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the time to be done with benefit, provided that this exception shall not extend to intentional causing death, वो तो आप जानते हो। doing of anything which is known likely to cause death for any other person preventing death, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है, ये डॉक्टर्स के कंसेप्ट में होता है। अगर इसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक बात समझिएगा, इंटेंशनल कॉजिंग डेथ कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप इंटेंशनल कॉजिंग या अटेम्प्ट टू कॉजिंग डेथ कर रहे हैं तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, इसको तो आप हटा ही दो। इसके बाद क्या कहता है कि द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन नोइंग इज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब अब यहां पे क्या आ गई, यहां पे नॉलेज आ गई कि आपके पास नॉलेज है कि डेथ कॉज हो सकती है फॉर एनी पर्सन अदर देन प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हार्म। मतलब अगर आपको लगता है कि सामने वाले की डेथ हो जाएगी तो फिर आप उसकी नॉलेज के साथ उसको ऑपरेट कर सकते हो कि इसकी डेथ कॉज हो सकती है। अगर आपको लगता है कि उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा तो आप इस नॉलेज के साथ कि इसकी डेथ कॉज हो सकती है आप उसको ट्रीट कर सकते हो, लेकिन इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ हर्ट, अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट, पर्पस प्रिवेंटिंग द डेथ और हर्ट, ठीक है, बाकी हर्ट कॉज कर सकते हो अदर देन द डेथ। मतलब यार सिंपल बात है कि ऐसा नहीं होगा कि मेरी उंगली कट गई जिसमें 2 टाके आने थे, 2 स्टिचेस आनी थी और उसके लिए डॉक्टर मार दे और उसके बाद कहेगी वो तो क्या नाम है कंसेंट थी या कंसेंट देने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन हमने बेनिफिट में किया, गुड फेथ में किया। द लॉ सेज कि भाई आप देखो इंटेंशनली कॉजिंग डेथ तो हटाई दो, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी पेशेंट की डेथ कॉज हो जाएगी या कोई पेशेंट को ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगा, फिर आपको अगर नॉलेज है कि आपके ऑपरेट करने से डेथ कॉज हो जाएगी तो वो एग्जेम्प्टेड है। अगर किसी को सिंपल हर्ट हुआ है
तो उसके साथ आप उतना ही कर सकते हो कि उसकी हर्ट ही हो। अगर कोई हर्ट के लिए गया है, अगर कोई एक माइनर हर्ट के लिए व्यक्ति गया है और आपने बिना कंसेंट के उसका ऑपरेट कर दिया और वो मर जाता है, तो आपकी लायबिलिटी होगी, क्योंकि आपको नॉलेज था और लॉ कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, तभी आप उसका ऐसा रिस्क ले सकते हो कि डेथ कॉज हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ में ही एक और छोटा सा सेक्शन है जो 26 और 30 के साथ पढ़ा जाता है, जो कि है सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27। अब सेक्शन नंबर 27 क्या कहता है? सेम चीज कहता है जो ऊपर कही गई है, लेकिन सेक्शन नंबर 27 सिर्फ ये कहता है कि अगर कोई भी चाइल्ड है जो 12 ईयर से कम है, चाइल्ड है अगर जो 12 ईयर से कम है, ठीक है, और कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, तो उसके बिहाफ पे जो कंसेंट है वो गार्जियन के द्वारा दी जा सकती है। कंसेंट जो है वो गार्जियन के द्वारा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके जो ऑफेंसेस विद रेफरेंस टू कंसेंट है वो यहां पे खत्म होते हैं। एक बार अब आप इस बात को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से इस चार्ट को आप देखिए, चाहिए तो इसका फोटो भी ले लीजिएगा। आप देखिए सेक्शन नंबर 28 कंसेंट की बात करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया की बात करता है, जो कि जनरली स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रेसलिंग, एक्सरसाइज, इन सब में आती है। इसमें कहता है अगर 18 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति ने हार्म के लिए कंसेंट दिया है एंड नो इंटेंशन और नॉलेज ऑफ कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट है, तो नथिंग इज एन ऑफेंस। ये 25 कहता है। 26 कहता है कि अगर आपने कंसेंट दिया है, आप इंटेंशनली डेथ मत कॉज करिए, लेकिन अगर आप बेनिफिट और गुड फेथ में कोई काम करते हैं कंसेंट से 18 प्लस के इंसान के साथ, तो लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं। अगर 12 के ऊपर, अगर 12 के नीचे है तो 27 लगेगा कि कंसेंट ऑफ द गार्जियन। ठीक, और 30 में आप कंसेंट लेने की स्थिति में नहीं है, आप विदाउट कंसेंट, गुड फेथ में बेनिफिट, अनेबल टू गिव कंसेंट, नॉट इंटेंशनली कॉजिंग डेथ, ऐसी परिस्थिति में नथिंग इज एन ऑफेंस। बोलिए, ये पांचों प्रोविजंस आपको समझ में आए? 1 2 3 4 5, हाँ, ये पांचों प्रोविजंस आप लोग को समझ में आए? प्लीज एक बार मुझे बताइएगा कि समझ में आए या नहीं। इसको थोड़ा और रंग बिरंगा कर देता हूं तब तक मैं। बोलिए यस और नो, बोलिए जल्दी से फटाफट, फिर हम आगे बढ़े। ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा है? ये लीजिए, थोड़ा सा इसको क्यूट कर दिया मैंने। सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ठीक है, ठीक है, तो ये 28, 25, 26, 27, 28, 30 समझ में आ गया। एक 29 रहता है, 29 भी आपको समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप ये याद रखिएगा कि ये 26, 27 और 30 ये तीनों एक साथ पढ़े जाते हैं। कंसेंट 28 में है और 25 तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया थोड़ा सा अलग तरीके से लिया जाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा सेक्शन है जो है सेक्शन नंबर 29। ठीक है, मैं इधर कर देता हूं 29 को, तो नहीं इधर कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। 29 एक सेक्शन और है, सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 29। अब ये वाला जरा 29 देखिएगा कि ये 29 क्या कहता है। ये 29 थोड़ी सी अलग बात कहता है, थोड़ी सी अलग बात कहता है। इसको थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ा सा समझिएगा। सेक्शन नंबर 29 सिर्फ इतना कहता है कि कई बार क्या, एक ही इंस्टेंस है इसका, बट देयर आर सर्टेन एक्ट्स which are an offense without any harm to that person, उसमें भी आप कंसेंट देके कुछ भी नहीं कर सकते हो। ध्यान से समझना। जैसे बेसिकली ये क्या है, इसमें एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है सेक्शन 29 में, एंड देयर इज नथिंग एल्स, और उसका एग्जांपल है मिसकैरेज। अब होता क्या है मिसकैरेज के ऑफेंस में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझना कि मिसकैरेज के ऑफेंस में आपका एक्ट तो होता है प्रेग्नेंट वुमेन के साथ, लेकिन जो हार्म होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं होता है।
और वो किसको होता है? उस फीटस को होता है, उस बच्चे को होता है जो उस विमेन के पेट में होता है। तो यहां पे अगर आपको समझना यह है कि यहां पे जो एक्ट है वो ऑफेंस बन रहा है विदाउट द हार्म टू दैट पर्सन, विदाउट द हार्म टू दैट पर्सन। ठीक है, तो अगर आपने विमेन की कंसेंट भी ली है, अगर आपने उस प्रेग्नेंट विमेन की कंसेंट भी ली है और उस फीटस को आपने डेथ पहुंचाई है, तो लॉ कहता है कि दिस इज नॉट अ वैलिड कंसेंट, क्योंकि क्योंकि महिला ये बोलेगी कि भाई मेरी कंसेंट थी। लेकिन ये एक ऐसा ऑफेंस बनता है जहां पे एक्ट तो विमेन के साथ किया जा रहा है लेकिन हार्म उस वुमेन को नहीं हो रहा है, फीटस को हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो कंसेंट है उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। एक बार आप 29 पढ़ लीजिए, मिसकैरेज का ही ऑफेंस होता है और कुछ नहीं है। आप एग्जांपल देख लीजिए, कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन, छोड़ दो इसको, इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और टू बी इंटेंडेड टू कॉज टू द वुमेन। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब विमेन को हार्म नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी therefore it is not an offense by reason of such harm and the consent of the woman or her guardian to causing of such marriage miscarriage does not justify that। मतलब अगर वुमेन कहती है कि मैंने इसके लिए कंसेंट किया है कि मेरा मिसकैरेज हो जाए, until unless it is in good faith। अब आप जब उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पढ़ोगे तब उसको आप डिटेल में समझोगे, लेकिन यहां पे लॉ बस इतना है। देखो ये सेक्शन नंबर 29 मिसकैरेज इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपके पास सवाल नहीं आता है। लेकिन ये आपको समझाना सिर्फ इतना चाहता है कि अगर विमेन ये कहती है कि देखो मैंने कंसेंट दे दी थी, तो लॉ एक फिक्शन क्रिएट करता है कि मैडम आपने भले कंसेंट दे दी हो, एक्ट भले ही आपके साथ हुआ है लेकिन हार्म किसी और को हुआ है, तो आपकी जो कंसेंट है वो इनवैलिड है, आपकी जो कंसेंट है वो इनवैलिड है। इसका मतलब है आपने कंसेंट दी। जैसे कोई भी एक्ट होता है, अगर आप किसी व्यक्ति का मर्डर करोगे तो वही व्यक्ति मरेगा, तो एक्ट का हार्म उसी व्यक्ति को होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जैसा कि मिसकैरेज है जहां पे एक्ट महिला के साथ हो रहा है बट जो एक्चुअल हार्म है वो फीटस को हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर विमेन ने कंसेंट भी दे दी है कि मेरे को मिसकैरेज करवा दो, तो भी इस कंसेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो हार्म है ये किसी और व्यक्ति को हो रहा है, यानी कि फीटस को हो रहा है, भले ही एक्ट जो है वो विमेन के साथ हो रहा है। तो यहां पे सिर्फ इतना प्रोटेक्शन दिया गया है। ये सेक्शन 29 सिर्फ और सिर्फ मिसकैरेज के केस में यूज होता है। एक ही एग्जाम्पल आता है और ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको बस यही प्रोविजन जो है सेक्शन नंबर 29 में याद रखना है। ठीक है, इसमें कहीं पे भी आप जाएंगे तो सारे मिसकैरेज ही एग्जाम्पल मिलेंगे किसी भी बुक में, और यही एग्जाम्पल जो है वो आपको याद रखना। ठीक, तो ये हो गया आपका 29। तो यहां पे आपके जितने भी वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया के प्रोविजंस थे उनको अपन ने खत्म कर लिया। अब जब वीएनएफआई हो गए हैं आपके 20, अब देखिए, अब आप याद करिए, मेरे साथ याद करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा याद करिए क्योंकि ये पता है मिक्स हो जाते हैं और फिर आपको याद नहीं होते हैं कि किसमें क्या होगा। ठीक है, वैसे ये क्या करें सर, सेक्शन 30 विल ऑल्सो अप्लाई ऑन सर्जन हु एक्ट इन गुड फेथ टू प्रोटेक्ट द पेशेंट विदाउट कंसेंट। यस, 100% दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू सर्जन। यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देखिएगा वहां पे वही दिया हुआ है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल भी यही दिया हुआ है सर्जन वाले केस में भी। कौन सा है, सेक्शन नंबर 30 में, 30 में भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। Z is thrown from his house and is insensible. A surgeon finds that Z requires to be treated, ठीक है, and not intending Z's death, but in good faith for Z's benefit, performs trypan before Z recovers his power of judgment for himself. A has committed no offense. Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger, knowing it likely that the shoot may kill Z, but not intending to kill Z, and in good faith, intending for Z benefit. A's bullet gives Z a mortal wound. A has committed no offense. तो ये इस सेक्शन का एग्जाम्पल है कि आपने विदाउट कंसेंट किया। आप शेर देख रहे हो यार, अब आप देख रहे हो कि अगर वो शेर उसको खा जाएगा और आपके पास बंदूक है, तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन टू किल हिम, अदरवाइज ही विल एनीवेज डाई। तो आप क्या करते हो, आप उसके ऊपर गोली चलाते हो और गोली गलती से इंसान को लग जाती है, शेर बचा रहता है, शेर को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग कहता है दैट यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब इसको प्लीज मेरे साथ आप याद करो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। देखिए 25 से ये शुरू होते हैं। ठीक है, आपने वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन 23-24 में पढ़ लिया,
25 से एक्ट डन विद कंसेंट शुरू होते हैं, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 आगे पीछे करके मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि साथ साथ सबसे पहले आप समझो कि सेक्शन 28 में कंसेंट है, इस बात को याद रख लो, इससे आपका सवाल बनेगा। ठीक, उसके बाद 25 VNFI है, 26 सर्जन वाला है, 27 में कंसेंट ऑफ गार्जियन चाहिए होती है और 30 में वो कंसेंट नहीं दे पाता है, क्योंकि 29 तो एक मिसकैरेज वाला एक्सेप्शन है जिसको आपको अलग से याद रखना है। तो इस तरीके से आप इन 6 सेक्शंस को याद रखोगे, क्योंकि ये मिक्स करके पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स इसको याद नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड सेट। एक छोटा सा सेट और है, उसको भी करते हैं। एक छोटा सा सेट और है जिसमें 3 सेक्शंस आते हैं, मात्र सिर्फ 3 सेक्शन है, छोटे छोटे, 31, 32, 33। सेक्शन 31, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33। सेक्शन 33 ये 3 एक अलग तरीके के, मतलब एक अलग बंच है जिसको आपको समझना है। सबसे पहला 31। 31 क्या कहता है? कम्युनिकेशन डन इन गुड फेथ। कम्युनिकेशन डन इन गुड फेथ। डन इन गुड फेथ। देखो, अब गुड फेथ में अगर आपने कम्युनिकेशन किया, डॉक्टर ने पेशेंट को बताया कि भाई आपको कैंसर है, हार्ट अटैक से वो पेशेंट मर गया, लॉ कहता है आपकी कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव कम्युनिकेटेड इन गुड फेथ। ठीक है, इन गुड फेथ, और आप इसके लिए बिल्कुल भी लाइबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कम्युनिकेशन डन इन गुड फेथ। हाँ, आपकी गुड फेथ देखा जाएगा, ड्यू केयर एंड अटेंशन देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इस तरीके से कुछ करते हो कि भाई आपको पता है वो हार्ट का पेशेंट है, वो अभी ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में है, या उसको उसका हार्ट पे उसको पेन हो रहा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तभी आप उसको बता दो जाके कैंसर भी है तुम्हें, तो उसका हार्ट अटैक बढ़ जाएगा। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है, एंड हैड टू बी डन इन गुड फेथ। ठीक है, उसके बाद 32 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। 32 क्या कहता है, या पहले एक बार 33 बता देते हैं, फिर 32 चलो लाइन से ही बता दो, कोई बात नहीं। 32 क्या कहता है? 32 कहता है कि अगर किसी भी फियर और थ्रेट, इंस्टेंट फियर और थ्रेट है आपको, जो कि इंस्टेंट है, तो अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हैं इन इंस्टेंट फियर और थ्रेट, तो वो ऑफेंस नहीं होता है। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है मर्डर और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, पनिशेबल विद डेथ। ठीक, अब ये एक थोड़ा सा समझने का जरूरत है 32 को, जरा थोड़ा सा समझिएगा 32 क्या कहता है। इसमें 2 चीजें हैं जो आपको समझनी है। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। मतलब ये वाला सेक्शन, ये बेसिक सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपको थ्रेट दिया गया है, कोई भी आपको फियर है, इंस्टेंट थ्रेट है, तो आप कोई भी चीज करते हो तो वो ऑफेंस नहीं है। अगर कोई मेरे सर पे बंदूक रख के बोलता है कि इस डॉक्यूमेंट को साइन करो, या इसको फोन करके गाली दे दो, या इसको थप्पड़ मारो, तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर इंस्टेंट थ्रेट है। लेकिन लॉ कहता है कि आप इंस्टेंट थ्रेट से भी किसी का मर्डर नहीं कॉज कर सकते, या आप ऐसे किसी ऑफेंस को कमिट नहीं कर सकते जो स्टेट के अगेंस्ट है एंड विच इज पनिशेबल विद डेथ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट, which at the time of doing it reasonable cause and apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence। मतलब अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपकी इंस्टेंट डेथ कॉज हो जाएगी। मतलब अगर मेरे सर पे बंदूक रख के कोई मुझसे कुछ काम करवाता है कि इसको मारो, तो मैं कर सकता हूं, एंड दैट इज नॉट एन ऑफेंस। बट यहां पे 2-3 चीजें समझनी है कि अगर मेरे सर पे बंदूक रख के कोई कहता है कि सामने वाले को गोली मार दो, तो लॉ कहता है अगर तुमने गोली मारी तो तुम मर्डर के लिए लायबल हो, क्योंकि तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट है या उसकी है? जब तुम उसको ही मार रहे हो तो इससे अच्छा खुद मर जाओ, सिंपल लॉजिक। और दूसरा बात है कि अगर ऐसे कोई ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट द स्टेट जिसमें डेथ पनिशमेंट दिया हुआ है, तो ऐसे ऑफेंसेस को करने से पहले आप खुद ही मर जाओ जब आप किसी को मार ही रहे हो तो। द आइडिया इज दिस। ठीक है, आइडिया ये है। उसके बाद यहां पे एक और चीज होती है जो होती है इंस्टेंट डेथ। अब इंस्टेंट डेथ का क्या मतलब होता है
कि आपके ऊपर इंस्टेंट डेथ का खतरा होना चाहिए, आपके ऊपर इंस्टेंट डेथ का खतरा होना चाहिए। इसका यह मतलब है कि अगर किसी ने फोन करके आपसे कहा है कि ये काम तुम्हें करना है वरना तुमको हम मार देंगे, और फिर आप वो काम करते हो, तो दैट इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाने की टाइम है, आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज की सर्विस को अवेल करने का समय है। आप पब्लिक पुलिस को बोल सकते हो, पुलिस उसको पकड़ेगी या कुछ भी करेगी, बट अगर इंस्टेंट है तभी आपको प्रोटेक्शन मिलता है बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन डूइंग दिस एक्ट डिड नॉट ऑन हिज ओन अकॉर्ड और अ रीजनेबल एप्रीहेंशन टू हार्म हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट। ये क्या कहता है कि आपके द्वारा खुद नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, अभी आप पढ़िएगा। वो ये कहता है कि मान लीजिए मैंने जान के एक डेकॉइट्स का ग्रुप ज्वाइन किया, मैंने जानकर एक डेकॉइट्स का ग्रुप ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद डेकॉइट्स ने मेरे से बोला ताला तोड़ो, और मेरे सर पे बंदूक रख के उसके बाद मैं ताला तोड़ रहा हूं, तो लॉ कहता है कि ये सेल्फ इंड्यूस्ड है। मतलब ये जो आपने इंस्टेंट डेथ लाए हो, ये आपके खुद की चॉइस से, क्योंकि आपने गलत कंपनी को ज्वाइन किया तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ गलत काम आपसे करवाएंगे ही इवेंचुअली, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, देखो यही है थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन। अ पर्सन हु ऑन हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन joins a gang of dacoits, knowing their character, is not entitled to the benefit of this exception on the ground of having been compelled by his associates to do an offense। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है 32 के अंदर। ठीक है, तो यही बात आपको जो है वो याद रखनी है 32 में, कि अगर इंस्टेंट डेथ का आपको फियर या थ्रेट है और उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, बट यू कैन नॉट कॉज मर्डर और एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, और ये सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं होना चाहिए, नॉट सेल्फ इंड्यूस्ड, नॉट सेल्फ इंड्यूस्ड, ये बात ध्यान रखनी है। और लास्ट है 33 कहता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। क्या कहता है? एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, मतलब लॉ डज नॉट टेक्स इनटू अकाउंट ट्रिफल्स। ठीक है, इसकी भी एक मैक्सिम है जो आप लोग लिख सकते हो, इसकी भी मैक्सिम है जो कहती है, मैक्सिम कहां चली गई, हाँ, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, द लॉ डज नॉट टेक्स इनटू अकाउंट ट्रिफल्स। लेकिन इसमें ट्रिफल्स में भी कई कई बार कुछ चीजें आ जाती हैं, उनको आप ध्यान रखना। जैसे अगर आपने अपने दोस्त के थोड़ा सा धीमे से थप्पड़ मार दिया, तो ऐसी परिस्थिति में लॉ कहता है इट इज ट्रिफल्स, और लॉ के पास बहुत सारे, कोर्ट के पास बड़े बड़े केसेस हैं सॉल्व करने के लिए, तो आपका ये छोटा सा एक्ट जो है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर आपने किसी विमेन के साथ किया है तो वो आउटरीचिंग द मॉडेस्टी का एक ऑफेंस बन सकता है। तो जो ट्रिफल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस, बट सिंपल प्रिजम्पशन इज, द सिंपल लॉजिक इज दैट द लॉ डज नॉट टेक्स इनटू अकाउंट ट्रिफल्स। इसका मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए आपको लॉ को परेशान नहीं करना। बोलिए, समझ में आ गया? पूरा ये जनरल एक्सेप्शंस का यहां तक का पार्ट कंप्लीट हो गया। एक बार बताइएगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से? ये सारे सेक्शंस आपको समझ में आ गए? बताइए एवरीबॉडी। डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, हाँ याद था मुझे, वो एकदम से मुझे लगा कि कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे ना हो जाए।